नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में। मध्य प्रदेश की सरजमी से गजल गायकी की दुनिया में एक अलग मुकाम बनाने वाली गायिका हमारे साथ मौजूद हैं, प्रतिभा सिंह बघेल। स्वागत है प्रतिभा जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच। थैंक यू। प्रतिभा जी, मध्य प्रदेश की सरजमी रीवा से निकलकर गजल गायकी के क्षेत्र में एक अलग स्थान बनाना, कैसा रहा ये सफर? सबसे पहली बात तो मध्य प्रदेश की सरजमी से कहीं बाहर चली गई हूँ ऐसा लगता ही नहीं है, क्योंकि इतना अपनापन है हमारे प्रदेश में, इतना गहरा म्यूजिक है। और इंदौर के बारे में क्या ही कहेंगे, मतलब म्यूजिक की एपिटम जो लता मंगेशकर जी, वो यहीं से थी। तो खुश नसीब मानती हूँ अपने आप को कि मैं मध्य प्रदेश से हूँ, रीवा से हूँ। हाँ, लेकिन मुंबई जाने के बाद में कोशिश कर रही हूँ और लगातार ये कोशिश जारी रहती है कि अपने म्यूज़िक को एनहांस करूँ, उसको कुछ अच्छा मेहनत करके उसको और डेवलप करूँ। और गॉड हैड बीन काइंड कि उन्होंने मुझे सही रास्ता दिखाया। और गज़लों की दुनिया में, हालांकि मैं गज़लें हमेशा से गाती थी, बचपन से गाती थी, और इनफैक्ट मेरी गज़लों का जो एक सफ़र था वो कहिए कि यहाँ से शुरू भी हुआ था ऑफिशियली। लता मंगेशकर अलंकरण अवार्ड यहाँ पर जो होता है, तो उसमें मैं आई थी, उसके बाद ही सारेगामा और बाकी चीज़ें शुरू हुई। तो इंदौर शहर का बड़ा योगदान है मेरे करियर में। इंदौर का योगदान, साथ ही मुंबई तक पहुँचने के इस सफ़र को अलग अलग मुकाम से गुजरी हैं आप, इस दौर को कैसे देखती हैं? मुकाम तक पहुंचने की एक्चुअली मुझे जल्दी नहीं है। मुझे लगता है कि रास्ता जितना खूबसूरत हो उतना अच्छा है। तो मैं जर्नी को एंजॉय करना चाहती हूँ, क्योंकि आप जब किसी जगह तक पहुँचने के लिए जो आप रास्ता इख्तियार करते हैं, वो रास्ते में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मेरा जो ये म्यूज़िक का सफ़र है ये कभी ख़त्म ही ना हो, मंजिल तक मुझे पहुँचने की कोई जल्दी नहीं। आपकी गायकी का एक अलग ही अंदाज है, बेगम अख्तर से लेकर मेहंदी हसन तक को आप फॉलो करती हैं, इसको लेकर क्या कहती हैं? बचपन से ही मैंने मेहंदी साहब को, मधुरानी जी को, और कहना चाहिए कि जितनी भी गज़ल की शख्सियतें हैं, जैसे जगजीत जी, गुलाम अली साहब, हरी जी, इन लोगों को सबको सुन कर मैं बड़ी हुई हूँ। घर में यही सब म्यूज़िक चलता था, लता जी। तो मैं बहुत इन्फ्लुएंस्ड रही हूँ गज़लों से। तो जाहिर सी बात है कि कुछ भी कर लूँ, लेकिन गज़लों में और ठुमरीज़ में, बेगम अख्तर जी की ठुमरीज़ हो या फिर तो उनमें दिल बड़ा लगता है। ये सब चीज़ गाने में, इन सब चीज़ों को एक्सप्लोर करने में बहुत मन लगता है अंदर से। तो आई थिंक उन लोगों का बहुत इन्फ्लुएंस रहा है मेरी ज़िंदगी में। आपने कहा घर में संगीत की बात कही जी, पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें? बिल्कुल। मेरे पिताजी वैसे तो पुलिस में हैं और लेकिन बहुत अच्छा गज़लें गाते थे, अभी भी गाते हैं, लेकिन प्रोफेशनली वो कभी इस विधा में आए नहीं उनके करियर के वजह से। लेकिन जो गज़लों की जो बारीकियां हैं वो शायद मैंने बचपन में उन्हीं से सुनी थी, उनको गाते हुए। तो वहाँ से एक मुझे भी अंदर गज़लों के लिए एक अलग इंटरेस्ट आया, ठुमरीज़ के लिए अलग इंटरेस्ट आया, क्लासिकल सीखने के लिए उन लोगों ने बहुत प्रोत्साहित किया मुझे। तो ये काफ़ी मेरे लिए मेरा जो परिवार है, जैसे मेरे जो काका जी हैं, मेरे अंकल, वो तबला प्लेयर हैं, विजय बहादुर सिंह बघेल जी। तो घर में क्लासिकल और गज़ल और ठुमरीज़, इनका बहुत माहौल था। इनकी वजह से शायद वो मुझ पे पास ऑन हुआ है। नैसर्गिक गुण माने इसको कह सकते हैं। आज का युवा जब पॉप संगीत की तरफ जा रहा है, वेस्टर्न म्यूजिक की तरफ जा रहा है, आपका झुकाव गज़लों की तरफ है, पारिवारिक पृष्ठभूमि की वजह से है? मुझे ऐसा लगता है हमेशा से कि जो ये ट्रेंड कहा जाता है ना, जिसे लोग ट्रेंड कहते हैं, मुझे ट्रेंड कभी भी ऐसा दिल नहीं करता था फॉलो करने का, क्योंकि ट्रेंड्स जो भी होते हैं वो कुछ दिनों के लिए होते हैं। जैसे कहते हैं ना, ये गाना ट्रेंडिंग है या ये फैशन ट्रेंडिंग है, तो ट्रेंड वही चीज़ होती है जो कुछ दिनों में वैनिश हो जाती है। लेकिन जो हमेशा लास्ट करता है,
जो हमारा रियल म्यूज़िक है, जो पुराना परिधान है, वो सब चीज़ें रियल होती हैं, मतलब जो लॉन्ग लास्टिंग है। सोचिए कि सारी हमारे यहाँ का परिधान है हमारे भारत का। सोचिए कि हमारी दादी और उनकी भी दादी से लेकर आज तक हमारे घर में हम भी मतलब हम और हमारी आगे आने वाली जनरेशन भी, कुछ भी हो जाए, सारी एक ऐसा परिधान है जो ट्रेडिशनली हर कोई फॉलो करता है। सारी नेवर गोज़ आउट ऑफ स्टाइल। ऐसे ही आपका रियल म्यूज़िक विल नेवर गो आउट ऑफ स्टाइल और आउट ऑफ ट्रेंड। सो वाई फॉलो समथिंग विच इज़ फॉर अ टाइम बीइंग ट्रेंडिंग। बस यही है कि इसलिए मैं मतलब मेरे लिए हर संगीत बराबर है। वो संगीत भी मुझे बहुत पसंद है, ये संगीत भी पसंद है, लेकिन हाँ, मुझे हमेशा लगता है कि हमें कुछ भी करें उसके बेसिक्स को जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए शास्त्रीय संगीत और अगर आप सिंगर हैं तो आपको शास्त्रीय संगीत की थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आपका जब बेस मजबूत होगा तो ही आप कुछ भी कर सकते हैं। फिर आपने बिल्कुल सही कहा कि पुराने गीत जो लता जी, आशा जी, रफ़ी साहब ने गाए थे वो आज भी अजर अमर गीत हैं। वहीं दूसरी तरफ नए गीतों की बात करें तो जो आपने कहा कि वे ट्रेंडिंग में होते हैं और थोड़े समय चलते हैं, उसके बाद उनकी लाइफ खत्म हो जाती है। तो मेरा मूल सवाल ये था कि जो आज के युवा पीढ़ी है उनका झुकाव गज़लों की तरफ हो रहा है, इसको किस रूप में देखते हैं? मैं इससे ज़्यादा और किसी बात से सहमत ही नहीं हूँ, क्योंकि जब मैं भी देखती हूँ कि हमारा जैसे आज के कॉन्सर्ट का अगर आप देख लीजिए कि इतने सारे मैसेजेस आए हैं और इतने जगहों से लोग आ रहे हैं, जयपुर से आ रहे हैं, कोई दिल्ली से आ रहे हैं, कोई रीवा से आ रहे हैं, कोई सतना से आ रहे हैं, तो देखकर अच्छा लगता है कि हमारे इस संगीत को लोग वापस मतलब उतना तेज़ी से और उतने एंथुजियाज़म से फॉलो कर रहे हैं और कुछ इसमें भी आगे करना चाहते हैं। ये दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ वी प्रमोट दिस म्यूज़िक। अभिषेक गावड़े जी, आप जैसे लोग जब इस विधा को इतना प्रमोट करते हैं तो लोगों में अवेयरनेस आती है, क्योंकि गज़ल जॉनर या फिर ठुमरी, इसको भी प्रमोशन अगर जितना मिलेगा, जितना नए सॉन्ग्स को मिलता है, तो ये जॉनर भी डेफिनेटली कभी वैनिश नहीं होगा। सोशल मीडिया पर आपकी उपस्थिति काफ़ी धमाकेदार दिखती है। जब भी हम आपके पेज या आपकी पोस्ट पर जाते हैं तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलता है। वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया और लाइव परफॉर्मेंस को किस रूप में देखती हैं और कौन सा बेटर मीडियम आपको लगता है? सोशल मीडिया का रिस्पांस देखिए, वही वाली बात है, फिर से आती हूँ कि सोशल मीडिया एक ज़रिया है हमारे लिए अपनी चीज़ रखने का, लोगों तक अपना कुछ पहुँचाने का। लेकिन सोशल मीडिया, फिर से वही वाली बात है कि लाइव ऑडियंस के सामने गाना और सोशल मीडिया में गाना में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप सोशल मीडिया पे कई बार बहुत सारी पर्सनालिटीज़ अपनी फेक पर्सनालिटीज़ रखती हैं कि वो आप जो भी गाना आप सोशल मीडिया पे डालेंगे, ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत रॉ हो, रियल हो। लोग पॉलिश करके डाल सकते हैं, स्टूडियो में रिकॉर्ड करके गा सकते हैं, तो उसमें आपको तारीफ़ ही मिलेगी। लेकिन अगर आप लाइव ऑडियंस के सामने गा रहे हैं, वहाँ पर आपके पास में एक चैलेंज है कि आपको वहाँ पर कोई मार्जिन नहीं है एरर्स का, कि आपकी ऑडियंस आपसे रूबरू जुड़ी हुई है। मतलब जो आप गा रहे हैं उसका प्रत्यक्ष आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है। अगर अच्छा है तो अच्छा मिलेगा, बुरा है तो बुरा मिलेगा। आपकी एक गज़ल है, मुझे तुम गिरा तो रहे हो, अगर आपको उचित लगे वो सुनाएं तो बहुत अच्छा लगेगा। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे, न जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है, मेरे प्यार को तुम मिटा ना सकोगे, मुझे तुम नजर से। बहुत ही बढ़िया। कितना समय आप रियाज को दे पाती हैं? शो की वजह से व्यस्तता आपकी बनी रहती है। शोज़ के साथ भी व्यस्त रहते हैं, लेकिन फिर भी गाने के लिए ज़रूर समय निकालती हूँ हर रोज़। भले 15 मिनट का आप रियाज कीजिए, भले आधे घंटे का कीजिए, अगर 1 घंटा 2 घंटा नहीं दे सकते तो मैं कोशिश करती हूँ कि हर रोज़ थोड़ा बहुत किसी भी वक्त मिल जाए तो 15 मिनट, 20 मिनट या आधे घंटे एक बैठकर
मैं कोशिश करती हूँ हर रोज़, कितना हो पाता ऊपर वाला जाने, लेकिन कोशिश मेरी हर रोज़ रहती है ये। बॉलीवुड को लेकर क्या कहते हैं? बॉलीवुड में जो क्या फ्यूचर प्लान्स है आगे आपके, और अभी जो कुछ चल रहा है उसके अलावा बात? बॉलीवुड में पीछे गाने का भी काफ़ी मौका मिला है, काफ़ी सारी फिल्मों में भी गाने को अवसर मिला है, और आगे भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आने वाली हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि मैं अपने आप को सिर्फ बॉलीवुड तक सीमित नहीं करना चाहती हूँ। बॉलीवुड में तो है ही, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा माध्यम है लोगों तक अपना संगीत पहुंचाने का, लेकिन बॉलीवुड के साथ साथ मैं इक्वली मेहनत करती हूँ, या इक्वल से थोड़ी ज़्यादा ही मेहनत करती हूँ इंडिपेंडेंट म्यूज़िक के लिए। अंतिम सवाल है मेरा, युवाओं का रुझान अब गजल गायकी बढ़ रहा है, और जो युवा गजल गायकी के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए क्या संदेश है? संदेशा मेरा सिर्फ एक ही है, हम उम्र वालों को भी और मुझसे छोटे जो हैं उनको भी, और कि आप जो भी करें उसका थोड़ा सा बेसिक सीखना बहुत ज़रूरी है। आप थोड़ा क्लासिकल सीखें, जो भी चीज़ें गा रहे हैं, अगर गज़ल गा रहे हैं तो पोइट्री में थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा उर्दू का तलफ़्फ़ुज़ सीखने में कोशिश कीजिए, शब्दों के मायने जानने की कोशिश कीजिए कि आप क्या गा रहे हैं और क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि गज़ल पोइट्री के बिना गज़ल का कोई अस्तित्व नहीं है। तो पोइट्री समझने की कोशिश कीजिए। गज़ल गाने के लिए तलफ़्फ़ुज़ का बड़ा महत्व है, तो वो भी थोड़ा, जैसे नुक्ता कहाँ पर लगाना है और कहाँ पर नहीं लगाना है, ये सब चीज़ें थोड़ा बेसिक नॉलेज हो तो बहुत अच्छी बात है। यही मेरा युवाओं को संदेश है कि अगर आप कुछ भी कर रहे हैं उसका थोड़ा बेसिक नॉलेज ज़रूर होना चाहिए। चलते चलते इस शो की समाप्ति आपके ही एक गज़ल से हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। चलते 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 यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था, सरे राह चलते चलते, सरे राह चलते चलते। थैंक यू। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।